हाय एवरीवन। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आर्टिकल 368 ये क्या है। सेकंड, वाई टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समटाइम नोन एज अ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, क्यों कभी कभी संविधान को हम रिजिड भी बोलते हैं और फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। साथ साथ हमारे संविधान में कुछ रिटन और कुछ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो वो क्या क्या है मैं इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ साथ कुछ एमसीक्यू बेसिस जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बिटवीन द वीडियो आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, ताकि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका आता है तो आपके लिए ये बिल्कुल भी स्किप अप नहीं होगा। गाइस, मेरा नाम है सौरभ शर्मा and I warmly welcome to everyone in my channel ePathshala. Let us guys begin the video without waste a lots of time. Yes दोस्तों, तो आज का हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है? नियमों का समुच्चय नोन बाय द संविधान, सेट ऑफ रूल्स। जो संविधान में आपको रूल्स दिए गए हैं, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे कुछ काम लिखित हैं जबकि कुछ काम यहाँ पे अलिखित भी बता रखे हैं, लेकिन हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। दैट सिक ऑफ स्टैब्लिश ड्यूटीज पावर एंड फंक्शंस। यहाँ पे क्या हर किसी के ड्यूटीज़, पावर्स और फंक्शंस को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। जैसे कि हमारे जो कर्तव्य हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सरकार की जो ड्यूटीज़ हैं वो उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी, एज वेल एज सरकार की जो पावर्स है और फंक्शंस हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप रहे, उसके लिए हमेशा संविधान में नियमों को बनाया जाता है, ताकि किसी भी तरीके से सोसाइटी में या सरकार की जो बॉडीज़ काम कर रही है उनमें डिविसिवनेस ना हो, भेदभाव ना हो या कोई अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड द इंडिविजुअल। यहाँ पे स्टेट से इंडिविजुअल की बात हो रही है, जैसे कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में क्या है, जो भी कानून बनेगा डीपीएसपी के तहत उसमें सीधा सीधा प्रॉफिट किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। सिमिलरली अगर कोई मुंबई या महाराष्ट्र में आपके कोई भी कानून बनता है, मतलब मुंबई में, तो वहाँ पे जो डीपीएसपी के तहत कानून बनेगा वहाँ पे वहाँ के लोगों के लिए उस लॉ को बनाया जाएगा, ताकि वो सीधा सीधा उनको प्रॉफिट पहुँचाया जा सके। मतलब संविधान में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी नियम कानून बनाए गए हैं ताकि वो अपने नागरिकों के लिए ध्यान रख सके। लेट अस गाइस गो अहेड। यस दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, जो है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला, रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशंस। मैंने इसको लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला है? क्योंकि इसको बनाने में 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज का टाइम लगा था। एज वेल एज टोटल कितनी सिटिंग हुई थी? 166 टाइम ये लोग नेता लोग बैठे थे, 166 बार इनकी बैठकें हुई थी, तब जाके संविधान बना था। शुरुआत में इसमें कितने 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल, और आज कितने हैं इसमें? 25 पार्ट्स एंड 448 इसके आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शेड्यूल्स के बारे में, आज हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। ऐसी चीज़ जिसको संविधान में लिखा नहीं गया हो। जैसे संविधान में लिखा गया लैंग्वेज के बारे में कि एवरीवन कैन यूज़ देयर लैंग्वेज, लेकिन कितने टाइप की भारत में लैंग्वेज हैं उसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन वो आपके शेड्यूल में बताया गया है कि टोटल 22 लैंग्वेज को हमने यहाँ पे इंडिया में अडॉप्ट कर रखा है। लेकिन मैं अगर बात करूँ मदर टंग के बारे में, हमारी जो मातृभाषा वो कोई सी भी नहीं है, लेकिन जो फॉर्मल भाषा है, मतलब ऑफिशियल जो भाषा होगी वो आपकी हिंदी है, इंडिया में यूज़ की जाती है, जबकि इंग्लिश को आप सेकेंड अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ कर सकते हो। और ये सारा किस में बताया गया? आपके बताया गया शेड्यूल में। आई होप सो अब आप समझ गए होंगे शेड्यूल का मतलब क्या होता है।
नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में डिक्लेरेशन किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये याद करना, 42nd अमेंडमेंट 1976। क्वेश्चन ये बना लास्ट टाइम एग्जाम में, विच इज़ नोन बाय द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का छोटा संविधान किसको बोलते हैं? तो वो आंसर आपका 42nd अमेंडमेंट 1976। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नए वर्ड जोड़े गए, जैसे कि सॉवरेगन, सेकुलर एंड रिपब्लिक। ये 3 ऐसे नए शब्द जोड़े गए हैं जो पहले संविधान में नहीं थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट, हमारा संविधान कैसा है? फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल किस बेसिस पे है? आर्टिकल 368। इसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई बिल बनाया और लोग उस बिल को लेके हैप्पी नहीं है, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड कि सरकार ऐसा उनके साथ करेगी, तो आर्टिकल 368 के तहत सरकार क्या कर सकती है? उस बिल को नल एंड वॉइड कर सकती है, उस बिल को सरकार कैंसिल कर सकती है। सरकार के पास ये पावर है पूरा पूरा। जबकि हमारा संविधान रिजिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2/3, जैसे आप सब जानते होंगे, संविधान में हमारे पार्लियामेंट सिस्टम होता है, जिसमें आपका लोअर हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा, 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। लोअर हाउस में आपके टोटल मेंबर 545 होते हैं, जबकि अपर हाउस में आपके टोटल मेंबर 245 होते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको इस समय की सरकार को कोई बिल बनवाना है, कोई भी नियम कानून बनवाने हैं, तो इसके 2/3 नेताओं का वोट्स मिलना उनको ज़रूरी है, जो इसको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। अगर इतना नेता लोगों ने वोट्स नहीं दिया तो डेफिनेटली वो बिल नहीं बन पाएगा, वो बिल संविधान से हमारे पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको रिजिड और फ्लेक्सिबल बोलते हैं। रिजिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ दिस। फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फेडरेशन गवर्नमेंट सिस्टम, जिसमें कंटेन होता है आपका यूनियन गवर्नमेंट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट और आपका कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट लिस्ट क्या होता है? यूनियन लिस्ट की बात होती है जैसे आपकी बीएसएफ हो गई है, आर्मी हो गई है, ये इनके पास। स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट की बात क्या होती है? जैसे टोल टैक्स हो गया आपका। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉन्करेंट लिस्ट की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मतभेद हमेशा आया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ये दोनों के बीच की बात करता है। जहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा बिल है जो स्टेट के पास भी राइट्स है और यूनियन के पास भी उसको लेके बिल बनाने का अधिकार है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कॉन्करेंट लिस्ट कहलाएगा, जहाँ पे दोनों अपनी मर्जी से कानून बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट कुछ है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में क्या है? पार्लियामेंट सिस्टम है, जिसमें आपका लोअर हाउस, अपर हाउस और आपका प्रेसिडेंट, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में बता रखा है। तो ये इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। अगर आप मान लीजिए खाली लोअर हाउस होता तो शायद ये कॉम्प्लिकेशन होता, लेकिन जब भी कोई बिल बनता है, जब भी कोई कानून को बनाया जाएगा, तो दोनों के पास से मेजॉरिटी के रूप में बहुमत मिलना चाहिए। अगर दोनों में से किसी ने मना कर दिया वोट देने से, तो वो बिल अपने आप क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल, मौलिक अधिकार। हमारे पास पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने हैं? 6। 7वां कौन सा था? ये अब आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है। 7वां आपका था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का अधिकार, जिसको अब कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है? इस कॉन्स्टिट्यूशन को अब 300A में शिफ्ट कर दिया गया है। और अगर यहीं पे बात करूँ फंडामेंटल राइट्स किससे लिया हमने, सो वी बोरो दिस फ्रॉम दी यूएस। नेक्स्ट है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब मौलिक कर्तव्य। हमारे पास टोटल ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं, एंड वी बोरो दिस फ्रॉम दी यूएसएसआर। हमने इसको रशिया से बोरो किया है, रशिया से हमने इसको लिया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अभी रिसेंट में ही आपका 11th शेड्यूल बना है, 11th आपका ड्यूटीज़ बना है, जो कौन सा है आपका? राइट टू एजुकेशन, मतलब जो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे हैं उनको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट है एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18+ के लोग अब वोट दे सकते हैं। पहले था उस ऑर्डर को कैंसिलेशन करके अब 18+ को वोट को हमने प्रोसीड किया है। सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने किससे लिया है? वी बोरो दिस फ्रॉम दी यूके, इंग्लैंड से हमने लिया है। इसमें क्या होता है, इंडिया में सिंगल सिटीजन मतलब समझते हो आप, जैसे अगर मैं भारत के जम्मू कश्मीर में हूँ या तमिलनाडु में हूँ, अरुणाचल प्रदेश में या गुजरात में हूँ, मैं कहीं भी हूँगा भारत के किसी भी कोने में, मैं पहले इंडियन हूँ बाद में कुछ हूँ। जबकि इसके कंपैरेटिवली इसके अपोजिट जो सिस्टम है वो अमेरिका में है, कनाडा में है। वहाँ पे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है, दोहरी नागरिकता। वहाँ पे जो सैन फ्रांसिस्को होगा वहाँ के सिटीजन आप अलग कहलाओगे, जबकि आप अमेरिकन सिटीजन आप अलग कहलाओगे। इंडिया में आप पहले भारतीय बाद में दिल्ली मुंबई वगैरह आता है। इसीलिए कभी कभी डिबेटेबल इशू बनता है अक्षय कुमार को लेके कि क्या वो भारत के नागरिक हैं। सो अंडर द सेक्शन ऑफ आर्टिकल 6 या 9 है, सॉरी गाइस मुझे थोड़ा सा इसका डाउट रहता हमेशा, 6 या 9 में, शायद 9 है वो। उसमें क्या है, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात कर रखा है, एक हरी नागरिकता। अगर आप मान लीजिए आपके पास डुअल सिटीजनशिप है तो आप भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे। और आप सबको इतना बेसिक पता होगा, अक्षय कुमार के पास डुअल सिटीजनशिप है, वो कनाडा के बेसिकली नागरिक हैं। आप कनाडा के नागरिक इसलिए आप भारत के नागरिक नहीं कहलाए जाते। आई होप सो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और जिस पर्पज़ से मैंने आपके लिए तैयार किया था एमसीक्यू के साथ साथ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, वो मैंने अपना काम किया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टीचर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उनके साथ आप ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत जल्दी मैं आपके साथ अपनी नई और फ्रेश वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया।